नमस्कार। आप सभी लोगों का एग्ज़ाम टाइम एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। एग्ज़ाम टाइम एकेडमी देखिए, उपभोक्ता का व्यवहार जिसके पहले वीडियो आप देखे हैं, ये अंतिम कुछ ऐसे क्वेश्चन जब मैं विगत वर्षों के प्रश्नों को हल कर रहा था, ठीक है, देख रहा था कि कौन कौन से क्वेश्चन और ऐसे हैं जो महत्वपूर्ण हैं, जिनसे आने वाले एग्ज़ाम में प्रश्न बन सकते हैं। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन और मिले जो कहीं न कहीं आप छोड़े होंगे। प्रश्न पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग है, बाकी प्रश्न तो वही हैं। अगर आप कॉन्सेप्ट को एक बार समझ गए होंगे तो प्रश्न वही हैं, ठीक है, लेकिन पूछने का तरीका बदला हुआ है। तो उन्हीं कम से कम 10 से 15 16 क्वेश्चन पर विचार कर लेते हैं। फिर आपके बाद ये अंतिम उपभोक्ता के व्यवहार का अंतिम वीडियो होगा। इसके बाद हम लोग उत्पादन पर चर्चा करेंगे। उत्पादन में हम लागत पर चर्चा करेंगे। समझ में आई बात? आय पर चर्चा करेंगे। मतलब कुल अब तक हम उपभोक्ता का व्यवहार के अंतर्गत मांग की लोच, वस्तुओं के प्रकार, तटस्थता वक्र, इन सभी बातों पर जिक्र किया और इनसे जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते थे सभी को हम लोगों ने हल कर लिया है। ठीक है, आइए जो कुछ क्वेश्चन बच गए हैं उस पर विचार कर लेते हैं और स्थानापन्न जैसी वस्तुओं या प्रतिस्थापन वस्तुओं को लेकर जो उत्पादन में भी एक आध क्वेश्चन आए हैं उस पे भी एक आध क्वेश्चन लग गए हैं, उस पे भी बात कर लेंगे। नहीं तो फिर संपूर्ण रूप से बात उत्पादन वाले भाग में होगी। ठीक है, तो ये वीडियो जो भी 20 से 30 मिनट का होगा आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आप जल्दी से चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। देखिए, ये करने में आप निश्चित तौर पे कहीं न कहीं कोताही बरत रहे हैं। ठीक, आपको मजा आ रहा है ये मुझे पता है, लेकिन बस वही ना, अर्थशास्त्री जो होता है वो स्वभाव से कंजूस होता है। जिसमें आपका कुछ भी नहीं लगने वाला है उसमें भी आप सोचने लगते हैं कि चलो यार जाने दो, क्या लाइक करना, क्या सब्सक्राइब करना। तो भैया, अगर आपके लिए इतनी मेहनत हो रही है तो कुछ ना कुछ आपको भी करना चाहिए। ठीक है ना जी। चलिए बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर। देखिएगा कि क्या क्या है। कह रहा है कि एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप जब दोनों वस्तुओं की मांग घटती या बढ़ती हो तो मांग वक्र की तिरछी लोच क्या होगी। तिरछी मतलब आड़ी लोच की बात कर रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं कई बार आपको बता चुका हूं, लेकिन ये प्रश्न अलग टाइप का बदला हुआ है, इसीलिए मैंने इसको ले लिया है। ठीक, कह रहा है कि एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो रहा है तो उससे संबंधित जो वस्तु है, ठीक, दोनों वस्तुओं की मांग घटती हो या बढ़ती हो तो तिरछी लोच क्या होगी। अब समझिएगा, दो वस्तुएं होती हैं, एक पूरक वस्तुएं होती हैं और एक स्थानापन्न वस्तुएं होती हैं। एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन से दोनों वस्तुओं की मांग में परिवर्तन होता है, लेकिन एक बात आपको समझना है कि उसी के साथ कीमत अगर बढ़ रही है तो एक वस्तु की मांग घटे तो दूसरे वस्तु की भी मांग घटे। तो ऐसा किस वस्तुओं के संबंध में होगा? ऐसा पूरक वस्तुओं के संबंध में होगा। और पूरक वस्तुओं के संबंध में, ठीक है, मांग की आड़ी लोच जो होती है वो ऋणात्मक होती है। ठीक है, क्या होती है? ऋणात्मक। बहुत ध्यान से समझने और बूझने की जरूरत है। ठीक है, ठीक है, लिखेंगे पूरक वस्तुओं के संबंध में आड़ी लोच ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक होती है। फिर लिख लेंगे स्थानापन्न वस्तुओं के संबंध में वही तिर्यक तिरछी
तिरछी, आड़ी भी इसे ही कहते हैं, आड़ी लोच धनात्मक होती है और स्वतंत्र वस्तुओं के संबंध में शून्य होती है, कोई मतलब ही नहीं होता। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। देखिए अगला प्रश्न है, हालांकि ये उत्पादन से प्रश्न है, इसका जिक्र उत्पादन में किया जाएगा, लेकिन यहां केवल और केवल दे दिया गया है क्योंकि ये सीमांत उत्पादकता, रिज रेखाओं पर श्रम व पूंजी की सीमांत उत्पादकता पूछा है। और सीमांत उत्पादकता आप जान लीजिएगा, ये जो रिज रेखाओं का प्रश्न है मूल रूप से उत्पादन के क्षेत्र में आता है कि श्रम और पूंजी की सीमांत उत्पादकता रिज रेखाओं पर क्या होती है। तो मैं आपको बता दूं, श्रम और पूंजी की सीमांत उत्पादकता जो होती है रिज रेखाओं पर क्या होती है, शून्य होती है। जब आप पढ़ेंगे, इसके आगे का चैप्टर है उसका जब जिक्र हम करेंगे तो ये सारी चीजें आपको बता देंगे। देखिए यह श्रम है, यह है पूंजी। अभी जिन लोगों को समझ में नहीं आएगा वो घबराएंगे नहीं। इस तरह से आपकी ये रिज रेखाएं होती हैं और ये आपका समोत्पाद वक्र होता है। क्या होता है, IQ कर्व 200, ये 300। तो ये जो है रिज रेखाएं हैं, ये दोनों क्या हैं, रिज रेखाएं हैं। ये श्रम और पूंजी के ऐसे क्षेत्र को बताती हैं जिसके बीच कोई उत्पादक श्रम और पूंजी का अनुपात प्रयोग करके क्या कर सकता है, अधिकतम लाभ की प्राप्ति कर सकता है। ठीक है, क्योंकि इसके बाहर उत्पादन अगर वो करता है तो उसे नुकसान होगा। ठीक, उसे नुकसान होगा। ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा आप जब उत्पादन, सबसे पहले समोत्पाद वक्र समझ लेंगे तब, और समझ रहे होंगे तो बिल्कुल आसान होगा, कोई बात नहीं है। ठीक है, तो यही कह रहा है कि रिज रेखाओं पर क्या होता है, दोनों की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है, मतलब इसके बाहर नहीं जा सकता, इसके अंदर ही उसको उत्पादन करना पड़ेगा। तो ये रिज रेखाओं, ये दोनों क्या है, रिज रेखाएं हैं। खैर यहां प्रश्न आ गया था तो मैंने जिक्र कर दिया। इसका बखूबी से जिक्र कब होगा, जब इसका चैप्टर चलेगा, इसका टॉपिक चलेगा। कह रहा है कि निम्न मांग तालिका में यदि कीमत 4 रुपए प्रति इकाई से कम होकर 2 रुपए प्रति इकाई रह जाए तो मांग की लोच होगी। अभी मैंने कल या परसों की वीडियो में न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन करवाए थे, उसके आधार पर आप बहुत आसानी से ये बता सकते हैं। ठीक है, देखिएगा 4 रुपए कीमत पर 50 इकाई मांगी जा रही है, 3 रुपए पर 60 इकाई मांगी जा रही है, 2 रुपए पर 75 इकाई मांगी जा रही है। ठीक है, 2 रुपए पर 75, तो शुरू वाला ले लीजिए। ठीक, P बराबर कितना आपका 4 और Q बराबर 50 है। यदि हम क्या डेल्टा P की बात करें तो 2 रुपया हो जाएगा, और डेल्टा Q की बात करें, डेल्टा Q की बात करें तो 75 में से 50 घटाएंगे 25 रुपया हो जाएगा। कितना, 25 रुपया हो जाएगा। अब बताइए ये प्रश्न आपको आसान लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ठीक, अब देखिएगा आपको एक सूत्र बताया गया होगा या आप जानते होंगे, ईपी बराबर क्या होता है, डेल्टा क्यू अपान डेल्टा पी। ठीक है, ये बटे में होता है, बटे में अगर होगा, ठीक है, यदि हम इसके बटे में करें, क्योंकि मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटे कीमत में प्रतिशत परिवर्तन वाले सूत्र से, तो इसका फिर होगा डेल्टा क्यू अपान
क्यू अपान पी। इसी को हल करने के लिए हम ऐसे कर देते हैं, डेल्टा क्यू जो भागे में होता है वो गुणे में चल जाता है, डेल्टा पी गुणे पी अपान क्यू। इस तरह से कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसको अगर आप हल कर लेते हैं, इसके जगह पर मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 25/2 हो जाएगा कि नहीं, 25/2 गुणे 4/50। ठीक है, अगर गुणा आप करते हैं तो 25 चौका 100 हो जाएगा और 50 दूनी 100 हो जाएगा और काटेंगे तो 1 हो जाएगा, यानी ईपी बराबर 1 इकाई के बराबर। ये सही आपका होगा, क्या होगा, इकाई के बराबर। लोच कितनी होगी, इकाई के बराबर। इसी तरह से अगर आपका लोच से संबंधित कोई न्यूमेरिकल का प्रश्न आता है तो निश्चित तौर पे आप घबराएंगे नहीं, उसको हल कर लेंगे। इस तरह के ज्यादातर प्रश्न किसमें पूछे जाते हैं, पीजीटी में पूछे जाते हैं। देखिए पीजीटी 2002 में ये पूछा गया है, अंक बदल सकता है, कॉन्सेप्ट कहां से बदलेगा, अंक बदल सकता है, कॉन्सेप्ट नहीं बदलेगा, इसीलिए मैंने इस प्रश्न को ले लिया। अच्छा प्रश्न था। आइए, कह रहा है कि तटस्थ वक्र की निम्न विशेषताओं में एक गलत है, बताइए। तटस्थ वक्र, अनधिमान वक्र जिसे आप कहते हैं, हिग्स एलन पैरेटो ने इसे दिया है। ठीक है, हाँ, कह रहा है कि तटस्थ वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है, बात सही है 100%। वह मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है, मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है। ठीक है, यह भी बात सही है। फिर कह रहा वह एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं, यह भी सही है। ठीक है, एक दूसरे को कभी नहीं काट सकते क्योंकि अलग अलग तटस्थ वक्र अलग अलग अधिमान वक्र को दिखाता है। वह सदा एक्स अक्ष को छूता है, यही गलत है। क्या है, यही गलत है, आप देख लीजिएगा। क्योंकि कोई भी तटस्थ वक्र ना एक्स अक्ष को छुएगा ना वाई अक्ष को छुएगा, क्योंकि एक को छू लेगा तो एक का मान 0 हो जाएगा। समझ में आई बात, यानी यही जो है आपका सही नहीं है। तटस्थता वक्र जब भी आप देखेंगे, ये वाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष है। ठीक है, इसी तरह से आपको दिखाई देंगे, किसी अक्ष को छूते हुए नहीं दिखाई देंगे। आईसी कर्व, इंडिफरेंस कर्व, ठीक है, किसी को छुएंगे नहीं, ना किसी को काटेंगे। घटती हुई सीमांत प्रतिस्थापन दर, ये उन्नतोदर होंगे, नतोदर नहीं होंगे, उन्नतोदर होंगे। ठीक है ना जी, आ गया। ये कह रहा है कि अन्य बातें समान रहें, अन्य बातें क्या रहें, समान रहें। कीमत में कमी के परिणाम स्वरूप मांग के परिवर्तन को क्या कहते हैं, अन्य बातें जब समान रहें। ठीक है, अन्य बातें अगर समान रहती हैं तो आप देखिएगा ये प्रश्न, अन्य बातें समान रहें, कीमत में कमी के परिणाम स्वरूप मांग में परिवर्तन। जब कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन होता है तो उसे मांग में कमी या विस्तार कहते हैं। कीमत में परिवर्तन के कारण, ठीक है, अगर मांग में परिवर्तन हो रहा है तो मांग में क्या होगी, विस्तार या संकुचन कहते हैं। क्या कहते हैं, विस्तार या संकुचन। और आय में परिवर्तन के कारण यदि मांग में परिवर्तन हो रहा है तो उसे हम वृद्धि या कमी कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, वृद्धि या कमी। तो इस आधार पर इसका कौन सा सही होगा, क्योंकि कीमत कम हो रही है तो मांग में विस्तार होगा। क्या होगा, विस्तार होगा, संकुचन। अगर कीमत अधिक होती तो मांग में संकुचन होता, मांग में संकुचन होता। एक ही कीमत रेखा पर ये ऊपर और नीचे हो रहे होते हैं। देखिएगा कैसे, यहां लिख लीजिएगा आप, कीमत में परिवर्तन
के कारण मांग में विस्तार या संकुचन होता है। ठीक है, पहला पॉइंट कई बार पूछा गया प्रश्न है। दूसरा लिखिएगा, जबकि आय में परिवर्तन के कारण मांग में वृद्धि या कमी होती है। तो इस आधार पर आपका, ठीक है, बढ़िया है। ठीक, ये कॉन्सेप्ट पकड़ लीजिएगा, आपका आने वाले एग्जाम में कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से कौन सी स्थिति उपभोक्ता संतुलन को व्यक्त करती है। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति उपभोक्ता संतुलन को व्यक्त करती है। उपभोक्ता संतुलन को MRSY, ठीक है, दिख तो रहा होगा, अगर ध्यान से देखेंगे तो दिख जाएगा। MRYS बराबर, ये बराबर का निशान है, बराबर PX PY। MRXY ग्रेटर देन PX PY, ये लेस देन है PX PY, बीच में बटे का निशान भाई। ठीक है, MR केवल Y दिया है, नाज इक्वल टू PX PY। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप जानते हैं ये पहला वाला सही है। MRYX इज इक्वल टू PX अपान PY। ठीक है, ये सीमांत प्रतिस्थापन की दर बराबर X वस्तु की कीमत और Y वस्तु की कीमत बटे में है। ठीक है, तो जहां ये होगा वहीं कोई भी उपभोक्ता संतुलन में होता है। याद कर लीजिए, रट लीजिए या समझ लीजिए। आगे है, कह रहा है कि अपवाद स्वरूप मांग वक्र वह होता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन, अपवाद स्वरूप मांग वक्र कौन होगा। मांग वक्र आप जानते हैं कि बाएं से दाएं गिरता हुआ होता है। ठीक है, झुकाव ऊपर दाईं ओर होता है, झुकाव नीचे दाईं ओर होता है, झुकाव ऊपर बाईं ओर होता है, एक्स अक्ष के समानांतर होता है। ठीक, अपवाद स्वरूप मांग वक्र होता है। तो देखिएगा, एक मांग वक्र यही है DD, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। झुकाव ऊपर दाईं ओर होता है, झुकाव नीचे दाईं ओर होता है, झुकाव ऊपर बाईं ओर होता है, या एक्स अक्ष के समानांतर होता है। जल्दी से बताइएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन भाई, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अपवाद स्वरूप मांग वक्र, तो देखिएगा, झुकाव ऊपर दाईं ओर होता है, यही झुकाव नीचे दाईं ओर होता है। समझ में आई बात। बाकी यक्ष अक्ष के समानांतर, यह भी क्या हो सकता है, यह भी अपवाद स्वरूप हो सकता है। लेकिन इसमें से सबसे बेटर अगर कोई ऑप्शन है तो कौन सा है, सातवें का ये है, सातवें का ये है, क्योंकि ये धनात्मक ढाल को व्यक्त कर रहा है, जबकि ये ऋणात्मक ढाल वाला होता है। इसका ढाल कैसा होता है, ऋणात्मक ढाल होता है। क्लियर। कह रहा यदि दो वस्तुएं पूरक हों तो एक वस्तु की कीमत में वृद्धि के परिणाम स्वरूप दूसरे वस्तु की मांग घट जाएगी। ठीक है, ये जानिए पूरक हैं। यदि पेट्रोल बहुत महंगा हो जाएगा
तो गाड़ियों का बिकना बंद हो जाएगा या कम हो जाएगा। कह रहा दूसरी वस्तु की मांग वक्र ऊपर की ओर खिसक जाएगी, दूसरी वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी, दूसरी वस्तु के मांग वक्र नीचे की ओर खिसक जाएगा, दूसरी वस्तु का मांग वक्र कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऊपर की ओर खिसकना और नीचे की ओर खिसकना, ठीक है। ऊपर की ओर खिसकना माने वृद्धि को दर्शा रहा है, नीचे की ओर खिसकना मतलब किसको दर्शा रहा है? कमी को दर्शा रहा है, वृद्धि और कमी को दर्शा रहा है। तो इस आधार पर आप जल्दी से जवाब दीजिएगा। ठीक है, तो इसका प्रश्न क्या होगा? मांग वक्र नीचे की ओर खिसक जाएगा, मतलब उसकी मांग में कमी आ जाएगी। मांग में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी, मांग में कमी हो जाएगी। क्लियर? अर्थशास्त्र चूंकि मैथ की तरह काम करता है, एक बार समझ लीजिए, जिन लोगों को इकोनॉमिक्स आ रही होगी, ठीक है, वो निश्चित तौर पे जान रहे होंगे कि वही क्वेश्चन है, केवल पूछने का तरीका कभी कान इधर से पकड़ ले रहा है, कभी घुमा के उधर से पकड़ ले रहा है। मैं कहता हूं ना कि इकोनॉमिक्स जितना आसान सब्जेक्ट कोई नहीं है, ठीक है, इसी से मेरा रिसर्च है। हाँ, ज्योग्राफी से भी है, तो आप जानते हैं रोज लिखा हुआ मिल जाता है, और लिख इसलिए देता हूं, कोई घमंड नहीं है, गर्व इस बात का है कि आप जब मुझसे पढ़ रहे हो तो आप जाने कि जब इतना साधारण सा इंसान इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी में नेट और जेआरएफ कर सकता, रिसर्च कर सकता, पीएचडी कर सकता है और जॉब ले सकता, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? बस इतनी सी बात है, और कोई घमंड की बात नहीं है। ठीक है, कह रहे मार्शल के उपभोक्ता बचत की धारणा में मान्यता है। मार्शल के देखिएगा क्या मान्यता है? पूर्ण प्रतियोगिता की, अपूर्ण प्रतियोगिता की, एकाधिकार की, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मार्शल ने जो उपभोक्ता की बचत की धारणा में मान्यता ली थी, वह पूर्ण प्रतियोगिता की धारणा ली थी। किसकी? पूर्ण प्रतियोगिता की। याद रखिएगा, उपभोक्ता की बचत मतलब किसी वस्तु को देखकर आप जितनी कीमत देने के लिए तैयार होते हैं और वास्तव में जितना देते हैं, इन दोनों के अंतर को ही उपभोक्ता की बचत कहते हैं। क्या कहते हैं? उपभोक्ता की बचत कहते हैं। अर्थशास्त्र में इसका भी बहुत महत्व है। समझ में आई बात? हाँ, क्योंकि आप जो पैसा सोच के जाते हैं कितने का मिलेगा तो ले लेंगे, घर से तो आप मांग लिए, लेकिन वहां जाने के बाद वो वस्तु सस्ती अगर मिल गई तो आप उसको खर्च कर कर ही आते हैं, उसको बचा कर नहीं आते हैं। और जितना व्यय होता है अर्थशास्त्र में, इकोनॉमिक उतनी अच्छी मानी जाती है, अर्थव्यवस्था उतनी अच्छी मानी जाती है। कभी भी ना तो वस्तुओं की जमाखोरी, ना तो पैसे की जमाखोरी, कभी भी अर्थशास्त्र की दृष्टि से, ना किसी देश की अर्थव्यवस्था की दृष्टि से अच्छा माना जाता है। व्यय अधिक होगा तो अर्थव्यवस्था अधिक बढ़ेगी। कह रहा है कि एक उपभोक्ता के रूप में आप ज्यादा से ज्यादा वस्तुएं खरीदेंगे, उत्पादन लागत कम करेंगे। एक उपभोक्ता की बात कर रहा है, देखा तो उत्पादन लागत की बात ही नहीं है। अधिक से अधिक वस्तुएं बनाएंगे, उपयोगिता को अधिकतम करेंगे। तो देखिएगा, जो उपभोक्ता होता है वो हमेशा उपयोगिता के बारे में सोचता है। कोई भी वस्तु क्यों हम खरीदें, ठीक है, ये नहीं, वो कभी बाजार के विज्ञापन में नहीं फंसता। हालांकि विज्ञापन में बहुत सारे लोग फंसते हैं, लेकिन जो वास्तव में अर्थशास्त्री होगा वो कभी भी मार्केट जाएगा तो बाजार उसको प्रलोभित नहीं हो पाएगा। ये नहीं कि एक के बदले 3 मिल रहा है तो तीनों लेकर चलो, नहीं, वो पहले सोचेगा कि क्या तीनों मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, क्या जरूरी है, क्या आवश्यकता है, क्या उपयोगी है, तब वो खरीदेगा। तो जो उपभोक्ता होगा, अर्थशास्त्री होगा, तो उपयोगिता को अधिकतम करने की बात सोचेगा। क्या करने की बात सोचेगा? उपयोगिता को अधिकतम करने की बात सोचेगा। आगे अगला प्रश्न है कि मांग की लोच इकाई के बराबर होगी जब सीमांत आय। सीमांत आय क्या होगी? ठीक है, मांग की लोच इकाई के बराबर होगी जब सीमांत आय। जल्दी से इस क्वेश्चन का बताइए। सीमांत आय क्या होगी? तो सीमांत आय जब 0 होगी तो मांग की लोच कितनी होगी? इकाई के बराबर होगी। याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन ये मिसलेनियस टाइप का है, टफ टाइप का है। जब आ जाएगा और आप सोचे नहीं, समझे नहीं है, तो ये गलत होने का चांस है। ठीक है, टीजीटी में आया है, पीजीटी में आ सकता है,
या कहीं भी आ सकता है, 2010 का प्रश्न है। आप देखेंगे जितने भी प्रश्न हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं आए हैं, कहीं ना कहीं आए हैं और इसी में से फिर आएंगे। मेरी बात अगर आप सही नहीं आपको लग रही तो आप जब पेपर दे के आइएगा तो मिला के देख लीजिएगा। ठीक, कह रहा कि श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण, ये देखिए फिर उत्पादन का प्रश्न है, इसमें लग गया है। चूंकि मार्क टिक लगाया जाता है कि क्वेश्चन ऐसे बनाइए वैसे बनाइए, टाइप करने वाले इधर उधर कर देते हैं, फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है। श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण क्या करता है, क्या उत्पन्न करता? आंतरिक बचतें यश, बाह्य बचतें यश, दोनों, ए और बी दोनों, आंतरिक बचत भी और बाह्य बचत भी, श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण। ठीक है, श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण का मतलब यह है कि जो लोग जिस काम में पारंगत होते हैं उनको वो काम दीजिए। एक ही व्यक्ति सभी तरह के काम करेगा तो कतई किसी उद्योग के लिए फायदेमंद नहीं होगा। आप देख रहे होंगे कि जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं उसमें अगर जीन्स बन रहा है तो एक व्यक्ति केवल क्या करता है, केवल पॉकेट ही लगाता है, एक व्यक्ति दूसरा केवल चैन ही लगाता है, तीसरा व्यक्ति केवल पट्टी ही सिलता है, एक ही व्यक्ति, जबकि गांव और देहात में एक ही व्यक्ति पूरा पैंट बनाता है। तो जो व्यक्ति केवल पॉकेट लगाएगा वो उसको उसी काम में विशिष्टीकरण हो जाएगा तो बहुत तेजी से करेगा। समझ में आई बात? तो इसी को कह रहा है कि आंतरिक और बाह्य बचतें दोनों प्राप्त होती हैं श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण के द्वारा। कह रहा है कि किसी वस्तु के वैकल्पिक प्रयोग होने पर उसकी मांग हो जाती है। वैकल्पिक जब प्रयोग होंगे तो उसकी मांग कैसी हो जाएगी? लोचदार हो, अधिक लोचदार, कम लोचदार, पूर्णतया लोचदार और शून्य। तो देखिएगा जब वैकल्पिक प्रयोग होंगे तो लोचदार होगी पहली बात, लेकिन यहां दो लोच पूछा है, कम और अधिक। ठीक है, कम और अधिक लोचदार, तो यहां अधिक लोचदार होगी। जितने विकल्प होंगे उसके, जितने तरह के प्रयोग होंगे उतना ज्यादा लोचपूर्ण होगी। समझ में आई बात? उतना ज्यादा लोचपूर्ण होगी। किसी भी वस्तु के जितने अधिक वैकल्पिक प्रयोग हो सकते हैं उसकी मांग उतनी अधिक लोचदार होगी। क्लियर? जितने कम प्रयोग होंगे उतनी कम लोचदार होगी। समझ में आई बात? हाँ, आगे कह रहा है कि उदासीनता वक्र विश्लेषण नई बोतल में रखी पुरानी शराब है। यह कथन किसका है? यह कथन देखिए रॉबर्टसन का है, यह बहुत बार पूछा गया है। उदासीनता वक्र विश्लेषण नई बोतल में पुरानी शराब है, नई बोतल में पुरानी शराब है। ये कहते हैं केवल नाम बदला है, बाकी ये सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का ही दूसरा रूप है। समझ में आई बात? तो रॉबर्टसन का ये कथन है। आगे है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। सूची 1 को सूची 2 से क्या करिए? मिलाइए। तो देखिए गॉसन का नियम, ग्रेसम का नियम, से का नियम, वेगनर का नियम, ये सारे नियम आप जान रहे होंगे, एक बार दोहरा लीजिए। देखिए कहां से कहां मिलता है ये। से का बाजार नियम, ठीक है, देखिए इधर क्या दिया? मांग और पूर्ति, मुद्रा का संचालन, सार्वजनिक व्यय, सीमांत उपयोगिता। तो देखिएगा ग्रेसम का जो नियम है, गॉसन का, वो सीमांत उपयोगिता से संबंधित है। से का बाजार नियम मांग और पूर्ति से संबंधित है। ग्रेसम का नियम मुद्रा का संचलन, ये ग्रेसम जो महारानी एलिजाबेथ के वित्त मंत्री थे, ठीक है, और इन्होंने ही दिया था कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। क्यों? क्योंकि एलिजाबेथ जो थी वह अपने यहाँ की पुरानी मुद्रा की जगह पर नई मुद्रा लाना चाह रही थी और वो सोच रही थी कि ठीक है हम नई मुद्रा छाप के देते हैं, धीरे धीरे लोग पुरानी मुद्रा देते रहेंगे और पुरानी मुद्रा हम राजकोष में जमा करवा लेंगे, नई मुद्रा उसके बदले चलेगी। लेकिन हुआ इसका उल्टा। जैसा कि मानव स्वभाव है, आप 100 रुपए की नोट लिए हैं 10-10 की, तो सबसे पहले आपको देना पड़ता है तो सबसे पुरानी नोट देते हैं, नई अपने पास रखते हैं। इसी को लेकर जितनी नई नोट जारी होती थी सबको जनता रख लेती थी और उसके जगह पर पुरानी दे देती थी। इसी का पता लगाने के लिए ग्रेसम को भेजा गया और ग्रेसम ने यही देखा तो अपना एक नियम दिया कि बुरी मुद्रा
बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। ये कथन पूछा जाता है कि कथन किसका है, तो ग्रेसम का कथन है। तो इस आधार पर देखिए कौन सी सूची सही है। वहां ए में चौथा यानी ये कट गया और आपका ये कट गया। अब बी और डी पे विचार करना है। ए में चौथा हो गया। अब देखिए बी में दूसरा यानी ये सही, ठीक है, बी में दूसरा यानी डी ऑप्शन पूरा आपका सही हो गया। कौन सा? डी ऑप्शन। अब देखिए सी में एक है ना, सी में एक, ठीक है। इस तरह से आपके कितने 15 क्वेश्चन पर बात हुई, ठीक है। 15 क्वेश्चन लगे थे और ये देखेंगे तो अलग अलग कम से कम 30-40 क्वेश्चन के बराबर है जितनी बात हुई, ठीक है। 30 क्वेश्चन तो है ये हैं। अब कल से हम उत्पादन की बात करेंगे, उपभोक्ता के व्यवहार, मांग, लोच, मांग का नियम, तटस्थता वक्र, जितना भी प्रश्न बन सकता था सभी, और इकोनॉमिक्स का फंडामेंटल, ठीक है, वो सारी चीजें समाप्त हो गई हैं। कल बात होगी उत्पादन पर, कल से एक नए टॉपिक पर। तो निश्चित रूप से आप सभी वीडियो को देखिए और पूरा देखिए, समझिए और अपनी कमियों को दूर करिए। निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। बस धैर्य दीजिए, धैर्य धारण करे रहिए, पढ़ने से भागिए मत, अपनी कमी पर काम करिए। एक दिन आप निश्चित रूप से सफल होंगे। तो एग्जाम की ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।